कि लोगों को जब हम बताते हैं कि आपको बच्चेदानी की रसौली है, तो वो रसौली को समझते हैं कि कोई कैंसर की बात है। तो ये कैंसरस ट्यूमर नहीं होता, ट्यूमर B9 होता है, यानी कि उसमें कोई कैंसर के जर्रे नहीं है, और कुछ ट्यूमर कैंसरस भी होते हैं। जब हम ब्रॉडली ट्यूमर की बात करें तो हम B9 बात करें कि उसमें कोई कैंसर नहीं है। तो फाइब्रॉइड खवातीन का एक बहुत ही कॉमन ट्यूमर है जो बच्चेदानी की दीवार का है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 to 50% खवातीन को फाइब्रॉइड्स होता है, और अब रीसेंट स्टडीज में इवन 70% तक इंसिडेंस देखा गया है कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड जैसी रसौली हो सकती है, जो कि एक B9 रसौली है, इसमें कोई कैंसर नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, लेकिन हमारे जहन में यही आता है जब हम ट्यूमर वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि इट्स कैंसरस। सो ये क्लैरिटी है कि ये क्लैरिटी है, क्योंकि ट्यूमर एक मेडिकल टर्म है। हमारे उर्दू में हम अगर रसौली बोले, इंग्लिश में हम ट्यूमर बोलें, तो फौरन पेशेंट्स को ये होता है कि कोई कैंसर है। तो ट्यूमर B9 और कैंसरस दोनों होते हैं। ट्यूमर एक ब्रॉड वर्ड है, या रसौली एक ब्रॉड वर्ड है, जिसमें मेजॉरिटी B9 होते हैं, कैंसरस नहीं होते। कुछ परसेंट जो हैं वो कैंसर होते हैं, पर ब्रॉडली बोलने के लिए हम उसको ट्यूमर का वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर शमाइला, ये जो बीमारी है फाइब्रॉइड, ये हर औरत को होती है? जैसे कि कहा कि इंसिडेंस अब कुछ सालों में बढ़ता ही जा रहा है। 30 to 50% जो इंसिडेंस था, ये तो जब मैं खुद स्टूडेंट थी तब किताबों में इतना लिखा जाता था, यानी कि 100 खवातीन में 50 खवातीन को फाइब्रॉइड हो सकता है, और अब ये इंसिडेंस ऑलमोस्ट 70% तक भी देखने में आया है। तो 70% खवातीन को रिप्रोडक्टिव लाइफ में, अब रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब है समथिंग बिटवीन 20 to 45 years of age, पर मोस्टली रिप्रोडक्टिव लाइफ हम 30 to 45 कंसिडर करते हैं। जब रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब है जब वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, या उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का निजाम शुरू होता है, उसको हम रिप्रोडक्टिव लाइफ कह देते हैं। उसमें इतना इंसिडेंस देखने में आया। फाइब्रॉइड्स होने की सबसे मेन रीजन क्या हो सकती है किसी को भी? अब तो अब तक कोई ऐसी चीज एक पिन पॉइंट होके पता नहीं चली कि मल्टी फैक्टोरियल भी आप कहते हैं, पर कोई खास वजह कि जी इस चीज से फाइब्रॉइड होता है, ये अभी क्लियरली पता नहीं है। मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की गई है। नंबर 1 कि अगर फैमिली प्री डिस्पोजिशन, कईयों को ये देखा गया है कि अम्मी को, ग्रैंड मदर्स, बहन या खाला, अगर उनको फाइब्रॉइड्स हैं तो जरा टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है फाइब्रॉइड्स, जेनेटिकली ज्यादा होता है। जेनेटिकली। दूसरा कि कुछ एरियाज में, कुछ कंट्रीज में या कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा देखने में आया, खासतौर पे अफ्रीकन खवातीन और अमेरिकन खवातीन। अब उनमें क्यों है, मे बी वो जेनेटिक भी हो गया, लेकिन उनमें भी फाइब्रॉइड्स का इंसिडेंस ज्यादा देखने में आया है। और रिप्रोडक्टिव लाइफ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उस एज ग्रुप में जो ओवरीज का फंक्शन शुरू होने लग जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन जो 2 मेन फीमेल हार्मोन्स हैं, इनकी बेस पे ज्यादा समझा जाता है कि इन हार्मोन्स के रिस्पॉन्स पे ये जो फाइब्रॉइड्स हैं या यूट्रस की रसौली है, इनकी टेंडेंसी ज्यादा होने लग जाती है। इसी वजह से कई दफा प्रेगनेंसी में ये फाइब्रॉइड्स का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये हार्मोन्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है। और जब मीनोपॉज की हम बात करें, यानी कि मीनोपॉज वो एज एंड स्टेज है जब खवातीन का कुदरती तौर पर पीरियड का निजाम खत्म हो जाता है 50-55 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद फाइब्रॉइड श्रिंक होने लग जाता है, क्योंकि उस एज में अगेन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन कम होने लगती है। तो डॉक्टर शमाइला, यंग जनरेशन में क्या रेशियो है इस बीमारी की? एक तो ये रेशियो, अब बात ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हम कर रहे हैं, जिसमें 30 ऑनवर्ड से लेके 50 ईयर्स में ये सबसे ज्यादा देखने में है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यंगर देन 30s को नहीं होता, उनमें भी है, पर 30 से ऑनवर्ड ज्यादा देखने में। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें PCOS भी आता है, एंडोमेट्रोसिस भी आता है, तो हम बहुत सारी चीजों को एक बीमारी के साथ लिंक भी कर देते हैं समटाइम्स। सो ये सारी चीजें रिलेटेड है इस बीमारी से? नहीं, फाइब्रॉइड टोटल अलग चीज है, एंडोमेट्रियोसिस बिल्कुल एक गायनी की अलग प्रॉब्लम है। हाँ, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो इनका आपस में कोई रिलेटेड नहीं, एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं। तो फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें ये बीमारी है? फाइब्रॉइड्स ऑल्दो के बहुत ही कॉमन ट्यूमर है, पर 50% केसेस में फाइब्रॉइड का कोई भी सिम्टम नहीं है। कई दफ़ा तो इत्तेफाक से पता चलता है, किसी और वजह से कोई पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं, ये रूटीन प्रेगनेंसी में खवातीन जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो इत्तेफाक से पता चलता है कि जी यूट्रस के अंदर तो फाइब्रॉइड है। तो 50% केसेस में तो पता ही नहीं होता। ठीक है। बाकी 50% केसेस में इसकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस होती हैं,
जो कॉमनस प्रेजेंटेशन है वो है पीरियड का एबनॉर्मल होना, यानी पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी होना। ज़्यादा मतलब जब ज़्यादा हैवी होगा तो खून की कमी भी हो जाएगी, कई दफ़ा कई दिन तक पीरियड रहता है जिसको हम प्रोलॉन्ग पीरियड कहते हैं। कई दफ़ा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग। खास तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड होते हैं, वो फाइब्रॉइड जो यूट्रस की इनर दीवार को पुश कर रहा है, उनमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और कई दफ़ा इतने बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि इधर उधर जो बाकी बॉडी में विसरा हैं, यानी कि मसाना है, आंतें हैं, उनके ऊपर प्रेशर के साथ सिम्टम प्रेजेंट करता है। यूरिन करने में कई दफ़ा तकलीफ होती है, या पास आउट नहीं होता, या बार बार आता है। कईयों को प्रेगनेंसी ना ठहरना यानी इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि जी ये फाइब्रॉइड तंग कर रहा था। और कभी कुछ केसेस में प्रेगनेंसी में अगर बड़े फाइब्रॉइड्स हैं तो कईयों के रिकरेंट मिसकैरेज की भी वजह फाइब्रॉइड ही हो सकती है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि समटाइम्स ये अनडायग्नोस्ड भी रहता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या सूरत हाल हो सकती है बेहतर? जैसे 50% केसेस में तो ये एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कोई सिम्टम के बगैर इत्तफाक से ही पता चलता है। हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि बाहर के ममालिक में एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए, बेशक वो मर्द या औरत दोनों में होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ताकि कोई ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर जो है वो टाइमली ट्रीट हो जाए, पता भी चल जाए। तो इसलिए हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं, जिसमें अल्ट्रासाउंड पेट का और निचले हिस्सा जिसको हम पेल्विक कहते हैं वो भी अगर आप 1 साल या हर 1.5 साल बाद भी करा लें तो इस किस्म की चीज़ें जो है अर्ली पिक हो सकती हैं। पर इसके अलावा अगर किसी को कोई सिम्टम नहीं है तो अगर पेट बढ़ता हुआ भी फील हो रहा है, कई दफ़ा हमारी बच्चियां जो ख़वातीन हैं वो समझती हैं कि वो उनका वज़न बढ़ रहा है क्योंकि शायद मोटी हो रही हैं। बहुत रेयरली कभी ये होता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बढ़ रहा होता है तो पेट इसलिए बड़ा है कि उसके अंदर ये फाइब्रॉइड का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है और वो किसी और पीरियड के एबनॉर्मेलिटीज के साथ किसी ने प्रेजेंट ही नहीं किया होता। मिस्टेक कर देती है पीसीओएस के साथ, पीसीओएस के साथ वेट आपका स्टक हो जाता है। जी, पीसीओएस के साथ जो है ना, अगर हम उसके एडिशनल सिम्टम्स की बात करें जिनको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उनके पीरियड्स कम हो जाते हैं या स्किप होने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि पीरियड्स दिन ऊपर चढ़ के आ रहे हैं या 2-2, 3-3 महीने स्किप हो रहे हैं। साथ में वजन गेन होने लग जाता है चेहरे पे और मुख्तलिफ और जगहों पे हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लग जाती है। इसके बरक्स जो फाइब्रॉइड है अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो उनमें हेवी पीरियड्स आ रहे हैं। तो एक तो पीरियड का वो रिलेशन ही फर्क हो गया, एक में बहुत कम पीरियड है, इसमें हेवी पीरियड्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर शमाइला, अभी आपने जिक्र किया था साइज का फाइब्रॉइड्स के, जी, तो साइज और जो लोकेशन होती है क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है किसी भी इंसान के लिए अगर उसको ये बीमारी है? जी, फाइब्रॉइड्स की अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ साइजेस हो सकते हैं, किसी खातून में एक फाइब्रॉइड भी हो सकता है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। छोटे से छोटा साइज कहें तो मटर का साइज जिसको हम कहते हैं सीडलिंग फाइब्रॉइड, जैसे एक बिल्कुल गुठली का साइज भी हो सकता है, और कई इतने बड़े फाइब्रॉइड्स हैं जैसे कि खरबूजे का साइज या किसी तरबूज का साइज, इतना बड़ा फाइब्रॉइड भी हो सकता है। एक फाइब्रॉइड भी हो सकता है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। मोटी बात अगर हम आसान लफ्जों में समझाएं तो कुछ फाइब्रॉइड होते हैं जो यूट्रस की इनर दीवार के अंदर पुश कर रहे होते हैं, जिनको हम सबमिकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। ये वाला फाइब्रॉइड सबसे ज्यादा पीरियड की एबनॉर्मेलिटीज यानी कि हेवी पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, लगातार स्पॉटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। दूसरा फाइब्रॉइड होता है जो मसल की, यूट्रस का जो मसल होता है उसकी दीवार के अंदर होता है, उसको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। ठीक है, ये भी कईयों को हेवी पीरियड्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और जो थर्ड वेराइटी है वो है कि बाहर की दीवार की तरफ फाइब्रॉइड ग्रो कर रहा है, यानी कि पेट की तरफ, जिसको सबसेरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। ये पीरियड की एबनॉर्मेलिटीज नहीं करता। जब ये बहुत बड़े साइज के हो जाएं तो इधर उधर के ऑर्गन्स में अगर प्रेशर दे रहे हैं तो इसके साथ वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है क्या ये प्रेग्नेंट औरतों को इफेक्ट कर सकती है, लाइक उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो? जी, अगर प्रेगनेंसी के रिलेशन से बात करें तो कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसा कर सकते हैं, खासतौर पे उनकी पोजीशन अगर ऐसी हो, यूट्रस के मुंह के ऊपर पोजीशन हो, जैसे सर्विक्स के ऊपर सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं, या बिल्कुल उसकी ओपनिंग के पास फाइब्रॉइड हो, तो वो हिंड्रेंस दे सकता है फर्टिलिटी में। या ट्यूब्स की जहाँ एंट्री हो रही है यूट्रस के अंदर, वहाँ फाइब्रॉइड है कि उसकी ट्यूब का रास्ता ब्लॉक कर रहा है, तब वो इनफर्टिलिटी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी कि
प्रेगनेंसी में अफेक्ट कर सकते हैं या नहीं। कोई खवातीन बहुत सारी होती हैं कि जो प्रेगनेंसी के रूटीन अल्ट्रासाउंड पे हमें पता चलता है फॉर द फर्स्ट टाइम कि उनको फाइब्रॉइड है। मेजॉरिटी केसेस में प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड तंग नहीं करता, पर उन खवातीन में फाइब्रॉइड का चांस कि वो तंग करे ज्यादा है अगर फाइब्रॉइड ओरिजिनली साइज में बड़ा था। ठीक है। तो एक तो प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन है उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मिकदार बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में जूं यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है फाइब्रॉइड का साइज भी बढ़ने लग जाता है। और अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो जाए तो वक्त से पहले लेबर पेन्स भी कर सकता है, जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं, या वक्त से पहले पानी की थैली फट जाए, या डिलीवरी के दौरान अगर खासतौर पर यूट्रस के निचले हिस्से में फाइब्रॉइड है तो नॉर्मल डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। सिजेरियन की जरूरत पड़े तो सिजेरियन में किस लेवल पे हमने इंसिजन देना है उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बहुत कम चांस है, खासतौर पे अगर फाइब्रॉइड बहुत ही बड़े साइज का है, कि चौथे महीने से ऑनवर्ड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दे। तो इस तरह भी ये प्रेजेंट कर सकता है। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी करता है वो पेन है, क्योंकि फाइब्रॉइड का साइज बहुत बढ़ने लग जाता है तो जो उसका इनर जगह है उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो वो रेड डिजेनरेशन एक स्पेसिफिक वर्ड है जो प्रेगनेंसी से लिंक्ड फाइब्रॉइड की कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं, यानी कि फाइब्रॉइड का इनर वाली जो वॉल है वो घुलने लग जाती है और पेशेंट को पेन होने लग जाती है। तो हमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही प्रेगनेंसी में करते हैं, हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि प्रेगनेंसी में हम फाइब्रॉइड की सर्जरी करें। तो कंजर्वेटिव यानी पेन किलर्स पे ही हमें ये वक्त गुजारना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर शुमाइला, इस बीमारी के डायग्नोसिस के लिए ऐसे कौन से मेजर टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, जो रिलेटेबल हैं, जो आप अगर कभी आपके डॉक्टर को आपके मुआयने से ये लग रहा है कि आपको फाइब्रॉइड है तो सिंपल अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड जो है डायग्नोज हो जाता है। बहुत रेयर है कि कभी कंफ्यूजन है या अल्ट्रासाउंड क्लियरली बता नहीं रहा, तो कुछ केसेस में हमें MRI का हेल्प लेनी पड़ती है, पर मेजॉरिटी केसेस तो सिंपल अल्ट्रासाउंड से ही हम फाइब्रॉइड की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर शुमाइला, ये जो बीमारी है क्या ये टाइम टू टाइम ग्रो करती है या अचानक होती है? इसका साइज टाइम टू टाइम बढ़ता है या नॉर्मल ही रहता है? फाइब्रॉइड एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, यानी कुछ सालों के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक महीना पहले नहीं था और नेक्स्ट मंथ में फाइब्रॉइड आ गया। तो ये स्लोली ग्रो करते हैं, स्लो ग्रोइंग ट्यूमर इनको कहते हैं। तो क्या विद पैसेज ऑफ टाइम ये खुद ही श्रिंक भी हो सकता है कि मेडिकेशन चाहिए? अगर हम रिप्रोडक्टिव लाइफ की बात करें, जो कि हम 20 से 45-50 ईयर्स कहते हैं, तो ये वक्त के साथ ग्रो करेगा। मेनोपॉज के बाद ये श्रिंक होने लग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसके लेने से फाइब्रॉइड सिरे से गायब हो जाए, तो कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ मेडिसिन हम एडवाइस जो करते हैं या रिकमेंड करते हैं वो उस सूरत में है जब कोई फाइब्रॉइड किसी प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो हम पेन किलर दे सकते हैं, पीरियड हैवी हो रहे हैं तो पीरियड को कंट्रोल करने के लिए या उसका ब्लड फ्लो कम करने के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि सिंपल ट्रांसएमिक एसिड भी हो सकते हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हो सकती हैं, पर हम उसकी अलामत को कंट्रोल कर रहे हैं। रेयरली कोई ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, रेयर केसेस में हमें तब देने पड़ते हैं जिनके अगर बहुत बड़े फाइब्रॉइड हैं और सर्जरी से पहले हम समझते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज हम श्रिंक कर लें, तो ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो कि यूजुअली 3 to 6 मंथ्स तक दिए जाते हैं। इससे ज्यादा हम नहीं देते क्योंकि उन इंजेक्शंस का अपना साइड इफेक्ट आता है। तो फाइब्रॉइड को वो 50% या 33% हद तक वो श्रिंक कर देता है ताकि सर्जरी में आसानी हो जाए, ऐसा भी होता है। अच्छा डॉक्टर शुमाइला, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, प्रॉब्लम डिस्कस की, कॉजेज और सिम्टम्स। अगर अब मैं चाहूँगी कि अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो इस बीमारी का इलाज क्या है? सर्जरी एक हल है या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं? ट्रीटमेंट जो है वेरी करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक के पेशेंट को क्या अलामत थी जिसपे ये फाइब्रॉइड उनको तंग कर रहा था, कितने हैं फाइब्रॉइड्स, छोटे हैं, बड़े हैं, साइज क्या है, यूट्रस की किस दीवार पे हैं, यानी इनर साइड पे हैं या बाहर की तरफ हैं, प्रेगनेंसी की क्या प्लानिंग है, क्या फर्टिलिटी में अफेक्ट कर रहा है। हर केस दूसरे से फर्क होता। ठीक है, अगर कोई फाइब्रॉइड छोटे साइज का है, यानी 6-7 सेंटीमीटर से छोटे साइज का है और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसके लिए सर्जरी कुछ भी रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये मतलब नहीं है कि जितनी खवातीन जिनके फाइब्रॉइड्स निकले सबको सब हम सर्जरी एडवाइस कर दें, तो मेजॉरिटी केसेस में शायद कुछ भी करने की जरूरत ना हो।
हमें ट्रीटमेंट तब करनी पड़ती है जब हम समझें कि ये जो स्पेसिफिक सिम्टम है ये फाइब्रॉइड की वजह से है, और उसमें जैसे कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। अच्छा, अगेन केस टू केस जो है वो डिफर आजकल बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें लेजर थेरेपी भी होती है, लेजर के थ्रू कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो कितने इफेक्टिव हैं और कौन कौन से आए हुए हैं मार्केट में? अगर हम ओवरऑल बात करें दुनिया में, खासतौर पे जो डेवलप कंट्रीज हैं कि उधर क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, वो है एक यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ठीक है। उसमें जो ब्लड वेसल है यूट्रस की, उसको हम उसके अंदर स्पेसिफिक पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं जिससे फाइब्रॉइड का ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है और फिर वो अगले कुछ महीनों में श्रिंक होने लग जाता है। दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये हम लेप्रोस्कोप के जरिए, मकसद यही है कि थर्मल एनर्जी हम यूज करते हैं उस फाइब्रॉइड को बर्न करने के लिए, वो भी फॉलोइंग कुछ मंथ्स में फिर अपना जो सिम्टम है वो जिससे भी किसी ने प्रेजेंट किया पेन के साथ या पीरियड की डिस्टर्बेंस के साथ, वो सेटल होने लग जाता है। और थर्ड है HIFU, HIFU यानी कि हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसका भी मकसद यही है कि थर्मल एनर्जी को लेके हम फाइब्रॉइड को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे पास यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ही अवेलेबल है, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के अंडर आता है। ये वो लोग करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते। पर हर एक केस का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। हम रिसेंटली ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि वो पेशेंट्स या वो खवातीन जो अभी जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, फर्टिलिटी चाहती हैं, उनको ये हम जो जिन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात की, ये हम मना करते हैं, क्योंकि कभी कभी इन ट्रीटमेंट से जो एक साइड इफ़ेक्ट है कि ओवेरियन रिजर्व वो कम हो जाता है और आइंदा प्रेगनेंसी ठहरने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो उनको हम कई दफ़ा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन रिकमेंड नहीं करते।